गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये आयोजन संपन्न होता है। मैं चाहूंगी अपने स्थान पर खड़े होकर। तो आपको बता दें कि अमित शाह का संबोधन दरअसल खत्म हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले एक तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है और उन्होंने कहा कि सपने देख रहे हैं जो विपक्ष के लोग, वो करारी हार का मन बना लें। विपक्ष पर करारा वार किया अमित शाह ने इस मंच से। अपना बल दें। तो मिर्जापुर से अमित शाह को आप सुन रहे थे, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता। और यूपी में सियासी सरगर्मी पूरी तरीके से तेज हो चली है। और अमित शाह ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, अब एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या इससे बीजेपी का वहां बेड़ा पार हो जाएगा। इसी पर आगे हम बहस करने वाले हैं। शुरू हुआ शाह का मिशन 2022। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी। चुनाव में विजय के लिए शक्ति पूजा। यूपी को करोड़ों की सौगात। योगी को बताया सबसे कामयाब सीएम। हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। विरोधियों पर बरसे शाह और योगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती, परिवारों के आधार पर नहीं चलती। सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे। आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार। विपक्ष को प्रचंड जीत वाली चेतावनी। गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। जी हां, यही बड़ा सवाल है। जिस तरीके से अमित शाह ने आज हुंकार भरी है, क्या उससे बीजेपी का वहां बेड़ा पार हो जाएगा? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को वैसी ही जीत मिलेगी जैसी जीत पिछली बार मिली थी विधानसभा चुनाव में? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस की तेज तरार प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सुप्रिया जी आपका। शांतनु गुप्ता ऑथर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सुधींद्र भदौरिया हैं, बीएसपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव राय, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रदीप सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और बातचीत की शुरुआत राजीव राय जी आपसे करना चाहूंगा। अगर आपने भी सुना हो अमित शाह का जो अभी थोड़ी देर पहले संबोधन हो रहा था, वो कह रहे हैं कि सपने देख रहे हैं आप लोग, विपक्ष के तमाम लोग, और करारी हार के लिए तैयार रहिए। दिल्ली चुनाव में भी इसमें भी मैंने कहा था कि जहां भी अमित शाह अपने अहंकार के वाणी बोलते हैं वहां इनका पतन हो जाता है। और मैंने बंगाल के चुनाव में भी कहा था कि लिख के रख लो, पीठ पर आज ही पड़ा होगा, दिल्ली दोहराया जाएगा। और मैं आज बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, उत्तर प्रदेश से इनको भगाया जाएगा। सबसे पहले जो वहां रोपवे शुरू हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार है। मैं माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं, उस माँ से जहां मेरा स्वयं का मुंडन संस्कार हुआ है, हे माता इनको इतनी सद्बुद्धि दे देना कि कभी ऐसा भी वक्त आए जब अपनी घोषणा, अपनी योजनाओं को घोषणा खुद करे, शिलान्यास और उद्घाटन भी खुद करे। अभी तक तो हमारे झंडे में अपना झंडा लगाकर घुमाते फिर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ अखिलेश जी, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये भी सोच रही है कि गृह मंत्री जी कहाँ थे जब कोरोना 1 और कोरोना 2 में तड़प तड़प के वो लोग मर रहे थे, कहीं दिखाई नहीं दिए। इन सब बातों का सवाल उठेंगी। मैं ये भी प्रार्थना माँ विंध्यवासिनी से करता हूँ कि अमित शाह जी भी उस समय थे, योगी जी भी थे। हे माँ, इनको सद्बुद्धि दो कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो ठगने का काम किया, अनुदेशकों का हो, चाहे शिक्षा मित्रों का हो, चाहे बीडीटी का, जिन्होंने इन्होंने अखबारों में विस्थापन दे के इन्होंने घोषणा किया था, आज उन पर योगी जी लाठी चलवा रहे हैं। और इनका स्वागत तो योगी जी ने खुद ही कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों के इश्तहार देखिए, अमित शाह के आगमन का कार्यक्रम है, लेकिन योगी जी का फोटो गायब कर दिया है। तो योगी जी को भी पता है कि अमित शाह जहां जाकर बोलते हैं उनका पतन हो जाता है।
तो इनका पतन निश्चित होता है। माँ विंध्यवासिनी न्याय करती है, न्याय जरूर करेगी उत्तर प्रदेश के लोगों की। चूंकि आपने उस रोप वे का जिक्र कर दिया विंध्याचल वाले, तो मैं उसी से जुड़ा एक सवाल पहले ले लेता हूं, फिर मैं बाकी मसलों पर भी बातचीत करूंगा। मेरे साथ शांतनु गुप्ता भी हैं। शांतनु गुप्ता जी, आपने सुना राजीव राय जी यहां तक कह गए कि दरअसल समाजवादी पार्टी की योजनाओं का जो डंडा है उसी में बीजेपी वाले अपना झंडा लगा के फहरा रहे हैं। शांतनु, आपने शायद ऑडियो म्यूट कर रखा है क्या? एक बार चेक कीजिए आप। मेरी आवाज आ पा रही है? अब आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2016 दिसंबर पर ले चलता हूँ मैं साहब आपके दर्शकों को। 2016 दिसंबर मतलब पिछले 2017 के चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं और उसमें करीब 60,000 करोड़ की नई योजनाएं अनाउंस कर देते हैं, जो करीब 200-300 योजनाएं उन्होंने खट 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 बटन दबा के अनाउंस कर दी। और अब जो भी कुछ करते हैं योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये तो मेरा प्रोजेक्ट था। अब ये लोग कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमारा प्रोजेक्ट था। मैं आपको बताता हूँ, जो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो 1-1.5 महीने में लॉन्च होने वाला है वो 341 किलोमीटर का है। ना उसकी डीपीआर पुरानी है, ना उसका रोड अलाइनमेंट पुराना है। इन्होंने मात्र उसकी 12 या 13% लैंड एक्वायर करी थी और आपको पता है कि 90% लैंड एक्वायर करे बिना टेंडर तक नहीं होता है। तो बस मैं एक जो ना डीपीआर इनकी ना रोड अलाइनमेंट इनका, इन्होंने 10-12% ऑनी पोनी लैंड एक्वायर कर ली और अब कह रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट है। दिसंबर 2016 में 200 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए और कहा कि अब जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, शिक्षा का कोई प्रोजेक्ट हो मेरा प्रोजेक्ट है, कोई हॉस्पिटल बने ये तो मैंने अनाउंस किया था। अभी अनाउंस करने से प्रोजेक्ट नहीं होता। अनाउंस तो मनमोहन सिंह यूपीए 1 यूपीए 2 में बहुत कुछ करते रहे, लेकिन कर नहीं पाए ना, जो अब 7 साल में हो रहा है। तो अनाउंस करके प्रोजेक्ट आपका नहीं होता। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, उसका सुप्रिया जी मैं आपके पास आता हूं। राजीव जी जवाब दीजिए। आपने तमाम अनाउंसमेंट ऐसे कर दिए कि अब क्या करें, सरकार आगे जो भी काम कर रही है तो आप कह रहे हैं कि ये तो हमने शुरू किया था। आनंद जी, मैं तो सिंपल सी बात पूछा, आज भी शांतनु अगर भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए हवाई जहाज के टिकट से नहीं जाते होंगे तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से जाते होंगे, उस पर हमारी बनाई हुई सड़कों पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों को हमने 4 लेन से कनेक्ट कर दिया। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस को हमने बना कर दिया था, जमीन एक्वायर करके दिया था, फंड करके दिया था, 28 महीने में हमने लखनऊ एक्सप्रेस से बना दिया। आज तक पूर्वांचल एक्सप्रेस से नहीं शुरू हुआ। आपने 12 से 15% जमीन एक्वायर नहीं करी थी। 15% भी हमने दिया था, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। लखनऊ एक्सप्रेस के लिए तो किसी ने कुछ नहीं दिया था, हमने करके दिखाया है। कोई एक प्रोग्राम बना दीजिए, एक मेगावाट बिजली पैदा किया है। आपने टेंडर तक नहीं 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीना के डायलॉग बोलने वाले प्रधानमंत्री जी, शांतनु गुप्ता चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि 1 मेगावाट बिजली कहीं पैदा किया है। 1 मेगावाट बिजली। अरे अमित शाह तो पूरी फहरिस्त लेकर आए थे राजीव राय जी। राजीव जी, सुप्रिया श्रीनेत जी से मेरा सवाल है। सुप्रिया जी, अमित शाह ने तो पूरी फहरिस्त गिनाई है बाकायदा। देखिए मैं बता रहा हूं कुछ उसमें से जो मैं नोट कर पाया। वो कह रहे हैं कि 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, 13 नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू किया जा रहा है, किसान सम्मान निधि में करोड़ों रुपए दिए गए, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया गया, हर घर को शौचालय, गरीबों को मकान। इतने काम किए भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, जबानी जमा खर्च करने में थोड़ी पैसा लगता है। जबानी जमा खर्च करने में वो कुछ भी गिना जाए और हम कुछ भी गिनते रहे। असलियत ये है, मेरे 2-4 मुद्दों के सवाल है। वो मिर्जापुर में बोल रहे थे, मिर्जापुर में आज से 3 साल पहले मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही थी और ये पत्रकार पवन जायसवाल ने दिखाया था, जिसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो गया था। उन्होंने टोह ली उन बच्चों की कि अभी भी नमक रोटी खिलाया जा रहा है। और क्यों उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा हुआ? वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन क्या वो जानते हैं कि भारत माता क्या है? वो नदी है, खलिहान है, खेत है, पेड़ है, पौधे हैं, पर्वत है, सब कुछ है, लेकिन वो देश के लोग हैं। वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जहां पर 3 बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं। उनके बारे में वो क्या कहेंगे? वो महिलाएं हैं जिनके खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 9 लाख बच्चे इस देश में कुपोषण का शिकार है, 4 लाख उत्तर प्रदेश से। आप फर्जी पोस्टर बैनर लगा दीजिएगा नंबर 1 के। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश अपनी आधी आबादी के राज्यों से पीछे है पूर्णतया वैक्सीनेशन में, 1/3 आबादी के राज्यों से भी पीछे है। तो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। अमित शाह आज आ गए जबानी जमा खर्च करने।
आज इतनी भद्दी तस्वीर एक उत्तर प्रदेश से आई है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं? पत्रकार भाइयों की जिनकी मौत हो गई कोरोना काल के दौरान क्योंकि उनको समय से वैक्सीनेशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं था, उनके परिजनों के बगल में बड़े बड़े चेक के प्रिंट आउट लगा के, ये कौन सी भद्दगी, कौन सी बेशर्मी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो अगर बात करने लगी तो आपको धमकी देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, आपके खिलाफ एनएसए लगा देंगे। नहीं, वो योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि माफियाओं की प्रॉपर्टी हम जब्त कर रहे हैं। मुसहर, एक मिनट सुप्रिया जी, मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने एक आज उदाहरण भी रखा। नहीं, अखिलेश सुन तो लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। जरा आप ही बोल रही हैं, मैं जरा जोड़ दूं इसमें एक चीज, उसके बाद बोलिएगा अपनी बात। योगी आदित्यनाथ ने आज एक घटना का जिक्र किया, सुन लीजिए फिर अपनी बात रखिएगा। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले यूपी दंगों का प्रदेश था और बाकायदा जिस जगह पर आज एक उद्घाटन उन्होंने किया उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। उनका यह कहना था कि लखनऊ में माफिया 142 एकड़ की जो प्लॉटिंग है, जो जमीन है, उसको कब्जा करने जा रहा था, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मुक्त करवाया और वहीं पर आज फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। अच्छा अखिलेश जी, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन डॉक्टर मांग रहे थे ना, उनको धमकाने की मैं बात कर रही थी। उनके खिलाफ एनएसए लगने वाली थी, उनके खिलाफ प्रॉपर्टी जब्त होने वाली थी। और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से बोला है, बेरोजगारी पर अगर प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त होगी। ये कौन सा प्रदेश है? और क्योंकि अमित शाह जी पूर्वांचल में थे तो काशी को क्योटो बनाने की बात थी। यहां तो काशी को आपने वेनिस बना दिया है। पानी से भरी काशी, उसमें नौका विहार करो, अब तो यही रह गया है। मुसहर घास खाकर जी रहे हैं जवाब दीजिएगा शांतनु गुप्ता में डोमरई गांव जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, इसके बारे में वो क्या कहेंगे? नहीं, एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। हो गया सुप्रिया जी, एक मिनट और भी मेहमान है, सुन तो लीजिए, मैं आऊंगा फिर आपके पास। डीलिंग का काम सुप्रिया जी, सभी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। हो गया, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। बाकी मेहमान उनको भी बोलने दीजिए ना सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में ठीक है, आप बोलिएगा, जो बात रह गई आगे मैं आपको मौका दूंगा तो अपनी बात रखिएगा। बखिया उधड़ने लगी ना। बोलिए शांतनु जी, जवाब देना चाहेंगे आप? सुप्रिया कह रही कि सब कुछ बैनर पोस्टर में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत में कोई विकास नहीं। अगर कोई समाजवादी पार्टी से आके बोलता है, अगर कोई समाजवादी पार्टी से आके बोलता है, उन्होंने 3-4 बार सरकार बनाई है, उनकी बात सुनी जा सकती है। कोई बसपा से, कोई समाजवादी पार्टी से आके बोलता है तो उनकी बात सुनी जा सकती है, उन्होंने 3-4 बार सरकार बनाई है। कोई बसपा से आके बोलता है, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री, उनकी बात सुनी जा सकती है। कुपोषण का शिकार है, उस पर कुछ बोल दो बाबू। पिछले 20 साल से राजनीतिक विशेषज्ञ, उस पर कुछ बोलिए। 4 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार है उत्तर प्रदेश में। 7 विधायक काशी नहीं बना है, क्योटो नहीं बना है, वेनिस बन गया है। मुसहर घास खा रहे हैं, बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है। चुप रहिए आप। औरतों के साथ बलात्कार होता है और भाजपा के सारी की सारी सरकार राजनीतिक संरक्षण में लग जाती है। इनसे बोलिए ये चुप रहिए। अगर भाजपा के प्रवक्ता होते तो मैं इनसे बहस करती। ये कोई राजनीतिक विशेषज्ञ अपने आप को बताते हैं कि 10 जिलों के नाम नहीं बताओगे, कितनी विधानसभा है वो नहीं बताओगे। बस 4 पर्चियां सुप्रिया जी को दे दी जाती हैं, वो चैनल में जोड़ के पढ़ देती हैं उसको। इससे पूछिए 9 लाख में से 4 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों है उत्तर प्रदेश से? बताइए, जवाब दीजिए। महिलाओं के खिलाफ नंबर 1 मामला क्यों है? तो ये इनकी महिलाओं के खिलाफ जो खास रेप के मामले बताऊंगा, 32% कमी आई है 2017 से 2020 में। अगर आपको सीरियस डिबेट में जाना है, 2017 से 2020 में ये सब सुधींद्र भदौरिया को भी बहस में जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आता हूं इन मसलों पर कौन से देश में रह रहे हैं। ठीक है शांतनु, हो गई आपकी बात। सुप्रिया जी, सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ हैं, बीएसपी के नेता। सुधींद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी की रणनीतियां नजर आ रही हैं, अमित शाह की आज हुंकार हुई, आप जिस तरीके, आपने भी शायद सुना उनका भाषण, आप लोग किस तरीके से टक्कर देने वाले हैं बीजेपी को? ये जो ब्राह्मण सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं उसके जरिए? देखिए, तमाम सम्मेलन कर रहे हैं, सभी पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं। सम्मेलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, सब लोगों का, संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमारे भारत के संविधान के अंदर। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंदर जनता कसौटी पर कसती है। उन्होंने सभी सरकारों को देखा, ऐसा तो नहीं है कि अन्य लोग तो बोल रहे हैं उनकी सरकारें नहीं रही हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता ये देखेगी जब उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे दिया गया, तो उसके लिए देखेगी कि उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो मुख्यमंत्री
थी बहन मायावती जी, तो उत्तर प्रदेश का जो विकास दर है, जो जीडीपी है, वो 9% था। जब उससे पहले 2004 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री पद संभाले हमारी सरकार को जिस तरह से गिरा के षड्यंत्र करके, उनके दौर में जीडीपी था 4%, 3.5 से 4 दुगना किया हमने 5 वर्षों के अंदर। तो उससे रोजगार पैदा हुआ। तो सुधींद्र रोजगार जी, के साथ साथ विकास हमने सुधींद्र भदौरिया जी, तो इन बातों को लेकर आप जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं? ये जो जातियों के सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। आकाश जी, आपने सवाल सुन लीजिए सुधींद्र भदौरिया जी, सवाल सुन लीजिए, आप पूरी बात रखिएगा। तो जो ये बातें आप कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? जब विपक्ष में रहते हैं तो सड़क पर क्यों नहीं नजर आते हैं? सिर्फ चुनाव के वक्त ऐसा लगता है कि एक्टिव होते हैं आप लोग, और वो भी जातीय सम्मेलनों के जरिए जनता तक पहुंचना चाहते हैं आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे रोकेंगे, अपनी बात नहीं कहने देंगे, वो अनुचित होगा, और ये बहस कराने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, बोलिए बोलिए। लोगों को समय दिया, आप मुझे भी समय दीजिए उतना ही। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा विकास दर था, हमने उत्तर प्रदेश में दिखाया। आगरा एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे भारत के अंदर दूसरा आप दिखा दीजिए जो यमुना एक्सप्रेसवे गया है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, दर्जनों विश्वविद्यालय बनाए, दर्जनों हॉस्पिटल बनाए। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन मायावती जी थी तो ऑक्सीजन का प्लांट लगा, जो इस कोविड के अंदर काम हुआ। जब आज मिर्जापुर में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं अमित शाह जी, इसी मिर्जापुर के अगल बगल से गंगा जी में लाशें बह रही थी, तब अमित शाह जी नहीं थे। सुधींद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई। मेरे इटावा गृह जनपद में लूट हो रही है, शहर में दिन दहाड़े लूट हो रही है। ठीक है, चलिए, आपने तमाम बातें कह दी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपने उठा दिया, आपने विकास की बात कही, आपने नौकरियों की बात कही, आपने महंगाई की बात कही, सब कुछ आपने कह दिया। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है, उसका जवाब दीजिए कि इन मुद्दों के साथ आप लोग फिर चुनाव में जाते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं, या फिर जब विपक्ष में रहते हैं तो कहीं क्यों नहीं दिखते हैं? सिर्फ चुनाव आते वक्त, जब चुनाव आता है तो ऐसा लगता है कि आप लोग सक्रिय हुए, और वो भी जातीय सम्मेलनों के जरिए कोशिश करते हैं कि जनता तक पहुंचे। क्यों? आप तो सोशल साइंस के स्टूडेंट रहे जेएनयू में, क्या सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए राजनीति करना जानते हैं आप लोग? आपने सवाल किया, उसका जवाब भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में पिछले आकाश जी, अब पिछले 1.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी देश और दुनिया कोविड से सफर कर रहा है। हम उन पार्टियों में से नहीं है, कुंभ मेला में चले जाएं और वहां पे हिस्सा लेने लग जाएं, फिर बीमार होके लौटें। फिर हम उन लोगों से भी नहीं है कि हम लोगों को ढकेल दें कुंभ मेला लगाकर और फिर पूरे देश की जनता को मतलब कोविड की वजह से आप लोग कोई आंदोलन नहीं कर पाए सड़क पे। जो पार्टियों का चुनाव के अंदर खींचे, दौर में चुनाव करवाएं और पूरी उस प्रदेश की जनता को फंसा दें। हमने काम किया, अपना कर्तव्य पूरा किया। कर्तव्य हमारा ये था कि हम कोरोना के काल में हमारे सांसदों ने, विधायकों ने, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो आप तर्क दे रहे हैं इसमें बहुत दम नजर नहीं आ रहा है कि कोविड के पहले कौन सा बहुत ज्यादा आप लोग सक्रिय दिख रहे थे। कोविड तो अभी 1.5 साल से ये चीजें चल रही है। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आता हूं सुधींद्र भदौरिया साहब आपके पास दोबारा। प्रदीप जी, अमित शाह की जो रणनीति नजर आ रही है, जिस तरीके से आज उनका संबोधन देखने को मिला और विकास के कामों का जिक्र किया जा रहा है, क्या आपको लगता है? ठीक है सुधींद्र जी, 1 मिनट चुप हो जाइए, प्रदीप जी से सवाल पूछ रहा हूं मैं। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि इस रणनीति के जरिए एक बार फिर से बीजेपी वहां जीत हासिल कर सकती है, या फिर इस बार बीजेपी की राहें मुश्किल हैं? देखिए अखिलेश जी, किसी भी पार्टी की रणनीति तभी कामयाब होती है जब जनता साथ हो। जब जनता आपको सत्ता में लाना चाहे या फिर से सत्ता में लाना चाहे, तब आपकी रणनीति कारगर होती है। जनता अगर आपके साथ नहीं है तो आपकी रणनीति फेल हो जाती है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका यह दावा होता है कि इससे बेहतर सरकार कभी नहीं आई और कभी नहीं आएगी, इसलिए हमको फिर से मौका दीजिए। जो विपक्ष में होता है वो बताता है कि इससे घटिया सरकार कभी नहीं आई, इसने कुछ नहीं किया। बात अल्टीमेटली आती है जनता पर कि उसका परसेप्शन क्या है, वो जो सत्तारूढ़ दल है उसके बारे में क्या सोचती है, साथ ही साथ जो विकल्प के तौर पर अपने को पेश कर रहे हैं उनके प्रति उसकी क्या धारणा है। क्या उसको लगता है कि इनको हटाकर इनको सत्ता सौंपना पहले से बेहतर होगा? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में मिलता है तो जो सत्तारूढ़ दल है बाहर जाता है, जो विकल्प है उसको मौका मिलता है। तीसरी बात जो है कि देखिए पिछले 4-4.25 साल में अगर आप देखें तो सक्रियता विपक्ष की देखें तो सपा बसपा दोनों अनुपस्थित नजर आते हैं। विपक्ष की सबसे छोटी पार्टी संख्या की दृष्टि से विधानसभा
सदस्यों की और वोट परसेंटेज कांग्रेस सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आती है। खास तौर से जब से प्रियंका गांधी को महामंत्री बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है, तब से सड़क पर और सक्रिय रूप से अगर कोई पार्टी विपक्ष की उत्तर प्रदेश में नजर आती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये सपा और बसपा को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ चुनाव के समय आने से, सक्रिय होने से कितना फायदा मिलने वाला है। ये उस तरह की स्थिति है कि दो छात्र हैं, एक इम्तिहान से 4 दिन पहले पढ़ता है और एक पूरे साल पढ़ता है, तो उसका नतीजा उसी हिसाब से आएगा। अगर आप और समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा, वो काफी समय से हैं, याद करें मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल। जब 2007 में मायावती जी की सरकार बनी, 7 से 12 के बीच में मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से संघर्ष किया, सड़क पर लाठी चली, डंडा चला, जेल गए सपा के कार्यकर्ता। 4.25 साल में समाजवादी पार्टी ने क्या ऐसा कार्यक्रम चलाया। तो ये कुल मिलाकर आखिर में जो है जनता अपने परसेप्शन के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे इसका जवाब लेना चाहिए राजीव जी से, उसके बाद सुप्रिया मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, ये देखिए, इस बात में वजन तो है, प्रदीप सिंह जी किसी पार्टी के नेता नहीं है, पत्रकार हैं, आप जानते हैं उन्हें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सड़कों पर, वहां आप लोग की मौजूदगी बहुत कम नजर आई पिछले दिनों में। हाल के दिनों को मैं छोड़ दूं, अगर चुनाव आ गया है तो अब तो सक्रिय होंगे ही आप। अखिलेश जी, आदरणीय प्रदीप जी का मैं सम्मान करता हूं। प्रदीप जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं क्या कहूं अब इस तरह के कमेंट्स का। आदरणीय प्रदीप सिंह जी 2012 से 2017 का पत्रकारिता और चैनलों का वो दौर भी याद कर लेते। जब कोई उत्तर प्रदेश में घटना होती थी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, तो सबसे पहले अखिलेश यादव का फोटो लगाता था मुख्यमंत्री का। उत्तर प्रदेश में हाथरस में देखिए रात में जला दिया गया था, मोहित बलात्कार होता है, थानों में मर्डर होता है, ऐसी बात है। कहीं योगी जी का कहीं किसी चैनल पर फोटो दिखाई देता है। और रही सड़कों पर बात की, अखिलेश आनंद जी आपके चैनल में दिखाया गया, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कोरोना फर्स्ट में जब मुंबई से और बड़े महानगरों से लोग पैदल चल दिए थे और उत्तर प्रदेश के रास्तों में भी लोग मर रहे थे और सरकार खामोश थी, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव जी ने पार्टी के फंड से सबको पैसा दिया, जो चाहे बिहार के रहे हो चाहे उत्तर प्रदेश के रहे हो, और हम सारे जिलों में खड़ा होकर हमने उनको खाना खिलाने, पहुंचाने, दवाई करने का काम किया। आपके चैनल पर दिखाया गया। लेकिन मेरे लोकसभा में मैंने सारी दवाओं को फ्री कर दिया। सुन लीजिए, 15 तारीख को हमने पूरे प्रदेश में किया और 3 दिन पहले हमारे यहाँ गड्ढे में, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, हमारे घोसी विधानसभा में नौजवानों ने सड़क पर धान की रोपाई कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने वहाँ के विधायक 25। ठीक है, लेकिन राजीव जी, जनता को कैसे ये बातें आप समझाइएगा? अमित शाह ने आज एक बात और कह दी, वो कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के जो 22 करोड़ लोग हैं उनको वो अपना परिवार मानते हैं, जबकि आपकी पार्टी में सिर्फ एक परिवार ही सब कुछ है। अरे वो परिवार के लिए खाली तो उनको अंबानी अदानी उनको परिवार नजर आता है, पूरे देश को लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो 2 परिवार धनी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब कोरोना काल में होता है तो समाजवादी नजर आते हैं। और कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, दर्शकों को जरा हम दिखा दें, उसके बाद सुप्रिया जी इस पर कमेंट भी आपसे मैं लूंगा। अमित शाह को आप देख सकते हैं, गृह मंत्री वहां मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये विंध्याचल की तस्वीरें हैं जहां पर आज अमित शाह का कार्यक्रम है। अभी थोड़ी देर पहले उनका संबोधन भी हुआ था। मां विंध्यवासिनी की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में अमित शाह को। आज 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा अमित शाह का और उसी से संबंधित यह कार्यक्रम है। तो शक्ति और आराधना का बड़ा केंद्र विंध्याचल, जहां पर पूजा करते हुए दिख रहे हैं अमित शाह। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को इस बार वहां पर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिलने जा रहा है? क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता? क्यों यहाँ भव्य कॉरिडोर नहीं बनता? क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं, यात्रा जुड़ी होगी। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है।
अब ये जो रोपवे वाला मसला है बड़ा दिलचस्प हो गया है। विंध्याचल रोपवे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उनका यह कहना है कि इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और अब बीजेपी वाले सिर्फ फीता काट रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ दिनों पहले हमने विंध्याचल जाकर देवी मां का आशीर्वाद लिया, जिसके प्रतिफल में हमारे समय में पारित रोपवे आज साकार हो रहा है, जबकि भाजपा ने इसे अटकाने लटकाने का हर संभव प्रयास किया। कोई भाजपाइयों से कहे कभी आपने किसी एक काम का फीता काटिए। अब इसका क्या मतलब निकाले राजीव जी, आपसे ही जरा इस पर एक मैं कमेंट चाहूंगा, उसके बाद जाऊंगा सुप्रिया जी के पास। क्या हो, शिलान्यास किया हो और उसी का खुद का उद्घाटन किया हो। और रही बात इनकी अमित शाह जी के भाषणों का, मैं बहुत खुश हूँ, समाजवादी पार्टी बहुत खुश है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ और इनसे तो डरे हुए योगी जी, उस बात को डरा दूं, इतने डरे हुए हैं कि इनके इस कार्यक्रम का विज्ञापन करोड़ों रुपया फूंक दिए। कहीं एक छोटा सा स्टैंड साइज का फोटो भी अमित शाह का नहीं डाला। इससे पता चलता है कितने डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुआ, जिस सड़कों पर चलते हैं, जो आप बार-बार कह रहे हैं एक बात राजीव राय जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में वहां गुटबाजी है, ये कहना चाह रहे हैं। शांतनु गुप्ता नहीं, ये बार-बार जो तस्वीर वाली बात आप कह रहे हैं, खुल के बोलिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर वहां गुटबाजी है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नालायक निकम्मों की सरकार है, घोषणा करते हैं, बातें करते हैं, धोखा देते हैं, नौजवानों को ठगते हैं, कोई काम नहीं करते, जनता उब जा चुकी है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, पुण्य से बड़बड़ाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जनता लाएगी। अच्छा, चैनल मीडिया पत्रकार नहीं लाएंगे, मैं नहीं लाऊंगा। हाँ। जनता लाएगी, जनता इंतजार कर रही है, जनता लड़ रही है। ठीक है, सुप्रिया जी, जैसे बंगाल में थी, जैसे दिल्ली में थी। सुप्रिया जी, ये जो क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, मैं बाकी मुद्दों पर आता हूं, इसे आप कैसे देख रही हैं? मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस का भी इस पर पक्ष। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके समय में काम शुरू हुआ, अब सिर्फ ये लोग फीता काट रहे हैं बीजेपी वाले। मैं आपको बताऊं मुझे क्या लगा अमित शाह जी को सुनते वक्त। मुझे यह लगा कि मान्यवर आप इस देश के गृह मंत्री हैं, इस देश के 2 राज्यों में गोलीबारी हो रही है और मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ मर्डर की एफआईआर कर रहे हैं। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ये गृह युद्ध की सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान उधर दीजिए। उत्तर प्रदेश में हवाई दौड़ा और जबानी जमा खर्च ना कीजिए। इस देश के गृह मंत्री होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश जहां पर इनके लोग अभी 20 दिन पहले औरतों का चीरहरण कर रहे थे लोकल चुनाव में। ये औरतों की अस्मिता की बात करते हैं। ये किस तरह के लोग हैं मैं जानना चाहती हूं। किसानों की बात करेंगे, 15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। डीआईजी लेवल का ऑफिसर लगाया था कि कोई किसान प्रदर्शन न कर पाए, उसके बाद भी किसान इनको अपने गांवों में घुसने नहीं दे रहे। तो आपको पता चलेगा जब आप जाइएगा वोट मांगने गांव-गांव, जब गांव में आपके प्रतिनिधियों को घुसने नहीं दिया जाएगा तब पता चलेगा। तो मैं पूछना चाहती हूं, महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं। हाँ। शिक्षकों, ठीक है, तो सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि अगर जनता में इतना असंतोष है, ड्राइवर तक को त्रस्त कर दिया इन्होंने? सुप्रिया जी, अगर आपको यह लगता है कि जनता में इतना असंतोष है, कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, तो क्या आप लोग इसे वोट में ट्रांसलेट कर लेंगी? क्या कांग्रेस की सरकार बन जाएगी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में? आप वोट में ट्रांसलेट करना छोड़ दीजिए। लोग इनसे इतना उकता गए कि इनको गांवों में नहीं जाने दिया जा रहा है। पूछिए इनके सांसद क्यों नहीं जा रहे अपने क्षेत्रों में। तो कह रहा हूं, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी मुफीद स्थिति है ना फिर तो। सांसद और विधायक ये हालत है। तो सुप्रिया जी, ये तो आप लोगों के लिए बड़ी मुफीद स्थिति है ना, अगर उनके नेता उनके इलाके में नहीं जा पा रहे हैं तो क्या कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सीटें लेंगी आप लोग? इस देश में, इस प्रदेश में, हर जगह। मैं आपको सेफोलॉजिस्ट नहीं, मैं उसका जवाब आपको देती अगर आप सेफोलॉजिस्ट होते। मैं नेशनल टीवी जनता को दे दीजिए, मुझे मत दीजिए, जनता को दे दीजिए ना, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उन्हें दे हो रही है। हाँ। इस देश के 2 राज्यों में गोलीबारी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह वहां जाइए, सिचुएशन को संभालिए। ये गृह युद्ध की सिचुएशन है। मतलब वो प्रचार ना करें, ठीक है। शांतनु गुप्ता जवाब देना चाहेंगे? आप मुस्कुरा रहे थे जब सुप्रिया कह रही हैं तो। आप सिर्फ हुटव्वल की बात कर रहे थे अखिलेश आनंद जी, आप सिर्फ हुटव्वल की बात कह रहे थे। सिर्फ हुटव्वल का तो ये नतीजा है कि अमित शाह जी और योगी जी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। कि आप इस बात से आप अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बच्चा ये बात जानता है। आप शायद अनभिज्ञ लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि जब इतनी मुफीद स्थिति है, इतनी मुफीद स्थिति आप लोगों के लिए है, आपके मुताबिक कि बीजेपी में बिल्कुल एक तरीके से भयानक वाली गुटबाजी है, आपस में उनकी नहीं बन रही है, जनता उनके नेताओं को घुसने नहीं दे रही, इलाके में बहुत ज्यादा नाराजगी है, तो मैं ये पूछ रहा हूं, तो अब तो विपक्ष के लिए ये बहुत मुफीद स्थिति है ना
कि आप इस बार सत्ता में आ जाइए, फिर उनको सत्ता से बाहर कर दीजिए? यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। स्थिति है। हाँ ठीक है, शांतनु गुप्ता आप मुस्कुरा रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी स्थिति है हमारे लिए। मैं अभिषेक जी यही कहना चाह रहा था, जो जिस पार्टी को पिछले 20 साल से 25 साल से 5.5%, 6.5% वोट मिला है, वो सरकार बनाना चाह रही है। अगर सपा बसपा कहें तो एक बार को उसका जवाब भी दिया जाए। अब सुप्रिया जी को चैनल पे भेज दिया है, चुनाव पता है ना, आंकड़े पता है, आपको चरण वंदन पता है, ये सिर्फ चरण वंदन करके यहाँ पर आ जाते हैं। आप भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन करते? ये राजनीतिक विशेषज्ञ कैसे ये लिखते हैं मंग चीफ मिनिस्टर, ये भाजपा का भविष्य तय करते, ये कौन से राजनीतिक विशेषज्ञ बेकार की बात करने आते हैं? इनको क्या पता उत्तर प्रदेश के बारे में? मूर्खता की बात करने यहाँ पहुंच जाते हैं। आप भाजपा ज्वाइन करके बात करिए अगर दम है तो। ये राजनीतिक विशेषज्ञ का चोला ओढ़े कहीं घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी का नाम लीजिए, आप योगी की बात करिए जो रस्सा का शीर से फुटा हुआ चल रहा है। आप योगी का चरण वंदन करते हैं या मोदी जी का करते हैं, ये भी बता डालिए। जो योगी जी के पिछलग्गू बनकर आप चाह रहे हैं कि आप चैनल पर बैठते हैं, आप या तो भाजपा ज्वाइन करिए या लिखिए मैं भाजपा समर्थक हूं। ये राजनीतिक विशेषज्ञ क्या होता है भाई? ये भेड़िया क्यों बने हुए हो? कौन सी खाल ओढ़े घूम रहे हो? राजनीतिक विशेषज्ञ की खाल मत ओढ़िए। आप राजनीतिक विशेषज्ञ की खाल मत ओढ़िए। बारी बारी से बोलिए सुप्रिया, उनको बात तो कह लेने दीजिए। सुप्रिया जी उनको कह लेने दीजिए अपनी बात, फिर आप उनको जवाब दीजिएगा ना। शांतनु को अपनी बात तो रखने दीजिए, ऐसे में कैसे काम चलेगा? सब आप लोग एक साथ बोलेंगे, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। चीरहरण करते हैं भाजपा वाले, क्यों होता है? सुप्रिया जी बोलने दीजिए ना, शांतनु जी को अपनी बात तो रख लेने दीजिए आप। सुप्रिया जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। जवाब देना, मूर्खता की बात करते हैं ये बेवकूफी की बात करते हैं। उनको बोलने दीजिए अपनी बात। बंदे होते तो इनसे बात करती। ये राजनीतिक विशेषज्ञ की खाल ओढ़े घूम रहे हैं और आप लोग देखिए हमारे लिए सभी सम्मानित मेहमान है। सुप्रिया जी, शांतनु जी भी हमारे लिए सम्मानित मेहमान है। बात तो उनको रखने दीजिए अपनी, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए जो कहना चाह रहे हैं। बोलिए शांतनु। देखिए ना वो कौन है, आप उनकी असलियत बता के उनको शो पर लाया। आप बता तो रही हैं, आप जनता को समझा तो रही हैं। फोन विचार में वो नहीं चलेगा। आप जनता को बता तो रही हैं, पिछले काफी समय से यही तो आप बोल रही हैं। मुद्दे पे कहां बात हो रही है? आप तो व्यक्तिगत बातें कर रही हैं देर से। बोलने दीजिए ना शांतनु को अपनी बात रखने दीजिए। जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है ये। आपकी क्या जिम्मेदारी? शांतनु गुप्ता जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मैं सुधीर जी के पास जाऊंगा। आप सच भी नहीं बताते लोगों को, क्यों उनको जल्दी से मैं बात खत्म। सुप्रिया जी अगर आप यूपी का वोट शेयर महिलाओं का चीरहरण होता है तो ये चुप रहते हैं। चुनाव में यूपी के जब वोट शेयर में बच्चे 40 से 50% चुप वोट शेयर रहते भाजपा हैं। के पास है, लाशें 30% वोट शेयर सपा के पास है, 20% वोट शेयर करीब बसपा के पास है। जो बचाव बारी बारी से बोलिए सुप्रिया जी, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। अब देखिए कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। सुप्रिया सिन्हा जी तब ये अपना मुंह खोलते हैं। अरे सुप्रिया जी सुन तो लीजिए, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आप बोलने तो दीजिए शांतनु को, उनकी बात तो रखने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख दीजिएगा। राजनीति नहीं चलेगी। सभी लोग एक साथ हम लोग बोलेंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। शांतनु को अपनी बात तो रखने दीजिए। चलिए मैं सुधींद्र जी के पास चलता हूँ, सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलता हूँ, मैं सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलता हूँ। हाँ सुधींद्र जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? और इसी में एक सवाल में जोड़ दे रहा हूँ, अपनी बात रखिएगा। और इसी में एक सवाल में जोड़ दे रहा हूँ, आपके मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर कब ज्यादा बढ़ गया रहता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में या बीजेपी के टाइम में? देखिए लॉ एंड ऑर्डर कब बेटर रहता है, इसका आपको अगर जानकारी चाहिए तो उत्तर प्रदेश के अपने मन के अपने चुनिंदा गांव में चले जाइए। वहां के जो दलित शोषित वंचित महिलाएं हैं उनसे पूछिए कब वो सुरक्षित महसूस करती थी। जहां तक तमाम साइकोलॉजिस्ट और मीडिया का प्रश्न है, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, किसी भी बार किसी न साइकोलॉजिस्ट ने न किसी पत्रकार ने ये कहा कि ये जीतने वाली हैं। बल्कि 2007 में जब हमारी सरकार बनी तो हमको तो कोई गिनती नहीं गिनता था, हमारी पार्टी के सारे विधायक तोड़ लिए गए थे। पर उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था के मामले में, विकास के मामले में और हर प्रकार के उत्तर प्रदेश को तरक्की के ले जाने के लिए बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री चुना। इस बार भी मैं आपको बता दूं तो फिर वो चुनाव हार क्यों गई? बहन मायावती जी जब इतना काम हुआ, सब कुछ बढ़िया रहा, तो फिर चुनाव हार क्यों गई? उत्तर प्रदेश की जनता की वो पहली पसंद है। मैं दावे के साथ इस बात कहना चाहता हूँ। तो मतलब इस बार बीएसपी की सरकार बनेगी? हार गए तो सभी लोग हारते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी क्यों हार गए? इंदिरा गांधी क्यों हार गई? मुलायम सिंह 2 बार एमएलए क्यों हार गए जी? आप मुझे बताइए, डिम्पल यादव क्यों हार गई? इनसे आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं।
सभी लोग चुनाव हारते हैं, लोकतंत्र में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। तो इस बार जीत होने जा राहुल रही है। गांधी जी भी हारे, सुदीन भदौरिया जी, इस बार क्या बसपा की सरकार बन रही है? एक परमानेंट ही जीतता जाता है। हाँ। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी भी हारी है चुनाव। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपने इतने काम गिनवा दिए ना, आपने कहा ये चीजें बहुत बढ़िया, तो उस पर मैंने पूछा, फिर जनता ने नकार क्यों दिया वो मैंने पूछा था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी, एक कमेंट इसी पर आपसे मैं चाहूंगा। ये जो रसाकशी देखने को मिल रही है, भाई हो क्या जाता है, बहुत सारे लोग हारते जीतते रहते हैं, जी, कुछ नहीं है। इंदिरा जी सन 75 में देखिए इतने बड़े बहुमत से जीती, 71 में बांग्लादेश वार जीती, उसके बाद जब चुनाव हुआ हार गई। क्यों हार गई? चलिए अब मैं बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं, इस तूतू में से बाहर निकल के। प्रदीप जी, अब जो बार बार एक बात कही जा रही है बीएसपी की तरफ से, और कई चुनाव में हमने देखा भी है, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला बीएसपी अपनाती है, क्या आपको लगता है कि ये जो ओबीसी वाला कार्ड खेला है बीजेपी ने, मेडिकल में जो आरक्षण की बात कही गई है, वो एक बड़ा दाव होगा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में आने वाले दिनों में? नहीं अखिलेश जी, देखिए बीएसपी की समस्या यह है कि उसके पास एक कोर वोट है। पहले मायावती जब तक कांशीराम थे और उसके बाद भी काफी समय तक वो दलितों की नेता हुआ करती थी। धीरे धीरे दलितों का एक सेक्शन उनसे अलग हो गया 2014 के बाद। अब जाटवों का वोट उनका पक्का वोट है, तो उनके पास बाकी और मिलाकर 18 से 20% का एक कोर वोट है। इसमें जब तक टॉपअप नहीं होगा, जब तक इसमें जुड़ता नहीं है दूसरा वोट, तब तक वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता नहीं, तब तक वहां वो पहुंचती नहीं है। वो उनको मैक्सिमम जो वोट मिले 2007 में मिले थे 29 पॉइंट कुछ % मिले थे। उसके बिना जो है सत्ता में आने की बात, कोई इन तीन पार्टियों में से कोई भी पार्टी जो 30% के नीचे रह जाएगी वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो जब तक आप एडिशनल वोट नहीं लाते हैं, जिसकी कोशिश बसपा कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए, लेकिन 2007 से पहले भी किया था। 2007 से 12 के बीच में ब्राह्मणों को क्या मिला, ये सवाल ब्राह्मणों के मन में है, या जो और लोग जुड़े उनको क्या मिला। दिक्कत इसकी है, जो सोशल इंजीनियरिंग है उनकी 2007 में सबसे सफल एक ही बार हुई है। जो सुधीन जी कह रहे हैं 4 बार मुख्यमंत्री रही, सही बात है, लेकिन 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से रही। उनको उसके 2007 के अलावा कभी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बीएसपी नहीं बनी। तो किसी भी पार्टी के लिए ये बीजेपी की स्थिति थी 2014 से पहले कि उसके पास एक कोर वोट था, लेकिन उसमें एडिशनल वोट नहीं आता था। प्रदीप जी, इस देश की राजनीति में जो है वनवास झेलती रही। जैसे ही उसके पास एडिशनल वोट आया, अति पिछड़ों का वोट जुड़ा, वो सत्ता में आया। 2014 जीते, 2017 कर लीजिए, हस्तक्षेप कर लीजिए, बोल दीजिए सुधीन जी, बोल दीजिए, फिर मैं जाता हूँ। खिसक गया है। देखिए ये टेस्ट जो है 2022 में होगा। प्रदीप जी सुन लेते हैं, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं सुधीन भदौरिया। मैं ये कह रहा हूँ प्रदीप जी से, इस देश की राजनीति में तमाम तरह के उतार चढ़ाव हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दीन दयाल उपाध्याय जी की मदद से फर्रुखाबाद का चुनाव जीते, क्या मतलब वो बीजेपी के हो गए? डॉक्टर लोहिया के अलावा बहुत सारे अन्य तमाम लीडर, भारतीय जनता पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की मदद से उन्होंने सरकार बनाई कश्मीर के अंदर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हो गई के अंदर पीपुल्स कश्मीर की जो पार्टी है वो हो गई? ऐसा नहीं होता है। ये देखिए उतार, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं पॉलिटिक्स में। उस ट्विस्ट एंड टर्न्स में लोग इधर उधर का सहयोग लेते हैं और जनता ठगा हुआ महसूस करती है। केरल के अंदर ये ट्विस्ट और टर्न जो होते हैं उसमें जनता ठगा हुआ महसूस करती है कि आपने तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनके समर्थन से सरकार बना लिया, चाहे वो बीजेपी वाले करें, कांग्रेस वाले करें, सपा वाले करें या बीएसपी वाले करें। हमारा वोट लगातार बढ़ा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या अगर मुलायम सिंह जी ने लाल टोपी पहना दी कल्याण को तो वो बीजेपी के हो गए? ऐसा नहीं हुआ। साक्षी महाराज को उन्होंने राज्यसभा का एमपी बनाया तो क्या वो बीजेपी के हो गए? ऐसा नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ सभी लोग एक दूसरे से सहयोग लेते हैं, पर क्या अपने सिद्धांत पर? अरे तो अगर जनता के मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सुधीन भदौरिया जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप सभी लोगों के फोकस में जनता है, सुप्रिया जी जो कह रही हैं वो भी, आप जो कह रहे हैं और राजीव जी भी। आप लोगों को लग रहा है कि जनता त्रस्त है, परेशान है, बीजेपी वाले उनका भला नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब सरकार से जाना चाहिए। तो आप सभी लोग मिलकर, राजीव जी आपसे मेरा सवाल है, कोई इस तरह की छतरी क्यों नहीं बना रहे हैं कि जिसके नीचे सभी लोग आ जाएं? जनता ही महत्वपूर्ण है और बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो आप लोग साथ फिर क्यों नहीं आ पाते हैं?
बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन तो जनता बना चुकी है और अच्छे विकल्प के तलाश में है। मैं आदरणीय प्रदीप सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ, प्रदीप सिंह जी आपने बसपा पर भी सपा पर भी सब पे कर दिया, आपने कभी भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि ब्राह्मणों को क्या मिला एनकाउंटर के अलावा? ब्राह्मणों को क्या मिला आपने कभी पूछा? आपने कभी चैनलों से पत्रकारों से पूछा? मैंने पत्रकारों से भी आपने नहीं। आदरणीय प्रदीप सिंह जी एक बात सुन लीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत सीनियर है, आपसे बहुत उम्मीदें दी लोगों को। मैं आपसे चाहता हूँ, आप पत्रकार को रिप्रेजेंट करते हैं, पत्रकारिता को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक सवाल खाली चैनलों से पूछ लीजिए कि 2012 से 2017 के लिए पाकिस्तानी से लेकर मदर तक के अखिलेश यादव की फोटो चैनलों पर सबसे पहले आती थी। अचानक पत्रकारिता में नया गुण कहाँ से आ गया कि योगी जी नहीं है, कभी उनको नहीं बताया जाता है? आप पूछ लीजिए ना, चैनलों से नहीं बनती है, जनता छोड़ देती है। जनता जाए ना गाँव में क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग? गांव में जाए, अब तो रोज वीडियो वायरल हो रहा है, सांसद विधायकों के द्वारा पिटाई हो रही है, घर में नहीं घुसे। मैं उसको समर्थन मैं क्या पूछ रहा हूँ राजीव जी, मैंने क्या पूछा? मेरा दरअसल जो सवाल है उसका एक संदर्भ भी है। अखिलेश यादव जी ने भी नाराजगी जाहिर की है बीएसपी और कांग्रेस को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी और कांग्रेस वाले ये बताएं कि उनका मुकाबला बीजेपी से है या किससे है। एक मिनट जरा मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन जरा एक तस्वीर जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, वाराणसी पहुंच गया अमित शाह। आप देख रहे हैं बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बनारस की तस्वीर है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर, कई कार्यक्रम उनके आज हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। और अब ये बनारस में मौजूद हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर में। श्रीमद्भगवतो महाभूतभ्यो विष्णुराज्ञाकृतमानभ्यो अद्यपि ब्रह्मणोनि तुतीयपराधे विद्वदे श्रीश्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे वेकयुगे कृतप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे विकटकविलासिते भागीरथ्याः पश्चिमे भागे विकटके बौद्धावतारे आनन्दनाम संवत्सरे त्रिसूर्यो दक्षिणायने वर्षाविकौ महामान्तर्गतमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे श्रावण मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्यो अष्टम्यां पर्तः नवम्यां सहस्रतिथौ भानुवासरे गोत्राः अपनानां मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्तौ अदौ लाभ्यार्थम् आदित्यादि नवग्रहो अनुकूलता संसिद्ध्यार्थम् सर्वतो विजयो यशो कीर्ति लाभार्थम् श्री शांत सदाशिव काशी विश्वेश्वर देवता सुप्रसन्नार्थम् श्री शांत सदाशिव काशी विश्वेश्वर देवता पूजनम् महं करिष्ये।
तस्वीरों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यूपी में किस तरीके से सियासी सरगर्मी अपने उफान पर है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती करते हुए दिख रहे हैं अमित शाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।